नमस्कार। आइए आज हम अपना अगला टॉपिक भूकंप शुरू करते हैं। ठीक है, तो भूकंप के नाम से ही आप समझ रहे हैं, भू यानी पृथ्वी, कंप यानी कंपन। पृथ्वी का कांपना क्या कहलाएगा? आपका भूकंप कहलाएगा। पृथ्वी हमारी डोलती है, हिलती है, कपती है, ये क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भूकंप के बारे में आप सबने सुना भी है, देखा भी होगा समाचारों में, या कभी कभी हम सुनते हैं यहाँ भूकंप आ गया तो उसके हम चित्र वगैरह टीवी में देखते हैं, पता चलता है कि उससे किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ये भूकंप कहलाता है। ठीक है, तो भूकंप का जो टॉपिक है वो 8th स्टैंडर्ड में बहुत छोटा सा दिया गया है, ज़्यादा नहीं दिया गया। तो मैं इसे ऐसे पढ़ाना चाहती हूँ कि आपका 8th स्टैंडर्ड भी कवर हो जाए, 9th भी कवर हो जाए, 10th भी कवर हो जाए, तीनों स्टैंडर्ड में आपके ये काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भूकंप, भूकंप किसे कहते हैं ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भूकंप कहाँ किसे जाता है। आप सोचने वाली बात यह है कि भूकंप आने के कारण क्या है, भूकंप क्यों आता है। ठीक भाई, ये भी तो सोचो कि आखिर भूकंप आया क्यों। तो भूकंप आने के मेनली 2 कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, भूकंप को इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक, क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। अब भूकंप आने के 2 कारण होते हैं। नंबर 1 पर प्राकृतिक कारण, नंबर 2 मानवीय कारण। ठीक है, तो जो प्राकृतिक कारण है इसे हम लगभग 4 भागों में बांट सकते हैं कि 4 तरह से प्राकृतिक कारण में भूकंप आते हैं। प्राकृतिक कारण का अर्थ क्या हुआ? प्राकृतिक कारण का अर्थ जो भूकंप जो है नेचुरली आए, जैसे कि जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं हो। ठीक, एक प्रकार से अगर हम ऐसे कहें कि जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं हो, जो अपने वातावरण की वजह से भूकंप आ रहा हो, या आप जैसे अपनी धार्मिक मान्यताओं की भगवान की वजह से जो भूकंप आ रहा हो, ये धार्मिक मान्यताएं हैं, उसको बताना है। और या प्राकृतिक कारण जैसे हमारी प्रकृति की वजह से हमारे चारों के वातावरण में कुछ ऐसी वो हो, उसकी वजह से जो भूकंप आते हैं वो प्राकृतिक कारण कहलाते हैं। तो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं? जो नेचुरल क्रियाएं हो, जैसे कि ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक, ये क्रिया नेचुरल है। ज्वालामुखी कोई इंसान तो नहीं फट सकता कि ज्वालामुखी जो इंसान फाड़ दे, वो तो अपने आप ही फटता है। तो ऐसी क्रियाएं जो खुद ब खुद संपन्न होती हैं उनको हम प्राकृतिक क्रियाएं कहते हैं। तो प्राकृतिक क्रियाओं के अंतर्गत 4 भागों में बांटा गया, जिनमें से कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर आती है आपकी ज्वालामुखी क्रिया, नंबर 2 पे आती है चट्टानों द्वारा संतुलन, नंबर 3 पर भूगर्भिक गैसें, और नंबर 4 पर प्लेट विवर्तन। ठीक, ये 4 तरीके की क्रिया। अब इन 4 तरीकों क्रियाओं को मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या क्रियाएं होती हैं। देखिए, भूकंप जो है वो एक अंतर्जात शक्ति के कारण उत्पन्न होने वाली क्रिया है, जो मैंने आपको सबसे पहला चैप्टर जब ये पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। भूकंप और ज्वालामुखी कैसी क्रिया है? अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं हैं। तो ऐसे ही उसमें अब ज्वालामुखी क्रिया जो है, ये मैं आपको पूरा चैप्टर विस्तृत तरह से पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक, तो ज्वालामुखी अपने साथ नीचे से लावा लाता है, बड़े बड़े शिलाखंड लाता है, गैसें लाता है, तरह तरह की उसके अंदर से पदार्थ निकलते हैं, मैग्मा आता है। तो ये जो चीजें आती हैं, जब ये ऊपर आती है तो ऊपर आके ये पृथ्वी को फाड़ के तो बाहर आती हैं। जब ये पृथ्वी को फाड़ के बाहर आएंगी तो और अंदर जो है उसका मैग्मा का जो वो संचरण हो रहा है पृथ्वी के अंदर, वो भी तो कुछ गति कर रहा है। उसकी वजह से हमारी पृथ्वी कप जाती है। जब वो फटेगा, इतने वेग से कोई चीज बाहर आएगी और वो फटेगा तो पृथ्वी में भी तो कंपन होगा। तो जब ज्वालामुखी फटने से जो पृथ्वी पर कंपन होता है तो वो कंपन कैसा कहलाता है? वो ज्वालामुखी भूकंप कहलाता है। यानी ज्वालामुखी के कारण जो भूकंप आया उसको हम ज्वालामुखी भूकंप भी कह सकते हैं। तो आपको समझ में आया प्राकृतिक कारण में कारण कौन सा हुआ? ज्वालामुखी क्रिया। भाई, ज्वालामुखी फटेगा, उसकी वजह से पृथ्वी पर जो कंपन हुआ उसे क्या कहेंगे आप? भूकंप। ठीक, दूसरा क्या है? चट्टानों द्वारा संतुलन, भूगर्भिक चट्टानों द्वारा संतुलन उत्पन्न करने की जो क्रियाएं होती हैं। भूगर्भिक चट्टानों से क्या मतलब? पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं, ठीक, उनमें भी तो भाई बलन घर्षण वगैरह की क्रियाएं संपन्न हो रही है। मान लीजिए कोई क्रिया हुई, संपीड़न आप समझते हैं, जैसे कि तनाव हुआ, खिंचाव हुआ, इस तरह की जो क्रियाएं हुई उनकी वजह से क्या हुआ? हमारी जो चट्टानें हैं वो इस तरह, मान लीजिए ये इस तरीके से चट्टानें बनी हुई, ठीक, इनमें कोई क्रिया हुई, अब ये चट्टान टूटी, ठीक, ऐसे ऊपर उठी और यहाँ से ये टूट गई। जब कोई चीज ऊपर उठ के ऐसे मान लीजिए आपने तोड़ के ऊपर हुई झटके से, वो अपनी जगह पे भी तो आने की कोशिश करेगी। कोई भी चीज आप तोड़ो, आप तोड़ के देखो, कोई प्लास्टिक की चीज है, कुछ ऐसी चीज आप तोड़ के देखो, टूटेगी, फिर वापस अपनी जगह पर आएगी। तो वो जो है वो संतुलन आपस में स्थापित करने की कोशिश करती हैं। वो चट्टानें जो है वो संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती हैं। तो ये जो भूगर्भिक चट्टानें हैं, इनमें जब संतुलन होता है वो झटका उत्पन्न होता है। ठीक, टूट के पुनः जगह पर आने की कोशिश हुई या दूर दूर जाकर गिरी,
तो ये जो है क्या होगा, चट्टानें संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती हैं, उसकी वजह से भी पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाता है, तरंगे उत्पन्न हो जाती है। तो वो एक कारण ये हो गया भूकंप आने का। ठीक, तो ये चट्टानों द्वारा संतुलन, जो भूगर्भिक चट्टानों के द्वारा संतुलन उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है, उसकी वजह से भी भूकंप आता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है आपका, थर्ड नंबर का आता है भूगर्भिक गैसें। तो भूगर्भिक गैसों में ऐसा होता है कि धरातल के अंदर तमाम तरह की गैसें होती हैं, उनका जब एक जगह पर इकट्ठा संचयन हो जाता है, मतलब जब एक जगह पर वो इकट्ठी होंगी तो गैसें हैं, तो वो तो भाई जमीन तोड़कर बाहर आने की कोशिश करेंगी। आपने कभी देखा कि जब आप गैस पे पानी खौलाते हैं या उसे ढक देते हैं, तो वो पानी भाप जो होती है ढक्कन को धक्का मारती बाहर की तरफ, ढक्कन फटाने की कोशिश करती है, पर उसमें इतनी शक्ति नहीं होती, इसलिए ढक्कन नहीं हटता है। लेकिन क्या होता है, जब जमीन के अंदर तमाम तरह की गैसें इकट्ठी हो गई और वो बाहर आने की कोशिश कर रही, तो जमीन को धक्का मार रही है, झटका उत्पन्न हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। उस कंपन की वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, तो वो उस कंपन की वजह से भूकंप आता है। अच्छा, तो अब ये आप समझ में आया भूगर्भिक गैसों का क्या हुआ, संचयन। जब भूगर्भिक गैसों, तमाम तरह की गैसें हुई, उनमें इकट्ठे होने की वजह से वो बाहर की ओर आने का उन्होंने प्रयास किया, जिससे कि जमीन पर झटका लगा, तो ये भूकंप, इस तरह का जो भूकंप आता है उसको क्या कहते हैं, भूगर्भिक गैसों का। अब आता है आपका प्लेट विवर्तन। ठीक, प्लेट विवर्तन क्या, जमीन के जो हमारी ऊपरी परत है, उसमें हमने आपने प्लेट्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आप थोड़े से इसको समझने की कोशिश कीजिए। विवर्तनिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जैसे कि जब आपकी संपीड़न वलन की अवस्था ऊपरी परतों में होती है। ठीक, तो ये जो प्लेटें होती हैं, या इन प्लेटों की दूर दूर हटती हैं, पास आती हैं, जिसकी वजह से दरारें पड़ती हैं, पर्वत बनते हैं, तब भी तो एक असंतुलन उत्पन्न होता है। इस असंतुलन की वजह से पृथ्वी पर कंपन होता है। कंपन होगा, कंपन तभी होगा जब हमारा कहीं असंतुलन होगा, तभी कंपन होगा। तो ये जो कंपन है, ये प्लेट विवर्तनिक के कारण होता है। तो ये 4 कारण है प्राकृतिक कारण। ठीक, ये आपको समझ में आ गए। अब मानवीय कारण, देखिए मानव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भूकंप ला सके, लेकिन फिर आप कहेंगे कि आपने यहाँ मानवीय कारण डाला क्यों। मानवीय कारण मैंने इसलिए डाला कि मानव ऐसी क्रियाएं करता है, इस तरह की वो हरकतें करता है जो भूकंप को प्रभावित कर देता है। अब आप पूछिए कैसे, तो मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए, जो भूगर्भिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्र है, वहाँ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, ठीक, कैसे, जैसे मान लीजिए पर्वतों पर आपने बांध बनाया, जैसे आपने टिहरी बांध सुना होगा, उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है वो बनाया गया, उस पर कितना विवाद हुआ, इसी वजह से तो हुआ क्योंकि वो बहुत, जो भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। अगर वहाँ पर बांध का निर्माण किया गया हो तो वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी साबित हो सकता है, इसलिए उस पर इतना विवाद हुआ था। लेकिन फिर भी वहाँ वैज्ञानिकों ने अपनी उससे बांध बनाया, चलिए वो ठीक है। तो जब इस तरह के, जब आप असंतुलित क्षेत्रों में, जो कमजोर क्षेत्र होंगे, उनमें इस तरह की क्रियाएं की जाएंगी, तो वो क्षेत्र और कमजोर होंगे, तो वहाँ भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मानवीय कारण होता है। ठीक, और मानवीय कारण देखिए, अब आपको इतना मानवीय कारण समझ में आ गया होगा, लेकिन ये आपदा तब बनती है, भूकंप आपदा कब बनती है, जब ये मानव को या प्रकृति को नुकसान पहुंचा देती है, तब ये आपदा बनेगी। ठीक, अब किसी निर्जन क्षेत्र में अगर भूकंप आ गया, वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ किसी भी तक, तो वो आपदा थोड़ी कहलाएगी। आपदा तो वो तभी कहलाएगी जब वो मानव को भी नुकसान पहुंचाएगी। ठीक, तो मानवीकरण का आप समझ गए, जब मानव मान लीजिए पहाड़ों पर बड़े बड़े पुल बनाएगा, बांध बनाएगा, ये सड़कें बनाएगा, रेल मार्ग बनाएगा, तो उनमें जमीन, जो हमारी धरती है, उसका कुछ तो वो दोहन करेगा ही, उसी वजह से वहाँ कंपन उत्पन्न होगा, भूकंप की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। इतनी बात आपने समझ ली। ठीक है, तो अब आपको भूकंप आने के कारण समझ में आ गए होंगे। ठीक है, भूकंप के अगर कोई प्रकार पूछे तो कई तरह से बताएंगे, पर मेनली भूकंप जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, भूकंप के प्रकार मैं आपको बता दूं, भूकंप 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय भूकंप और एक महासागरीय भूकंप। ठीक, स्थलीय भूकंप कौन से होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े क्या कहते हैं, भूखंडों पर जो भूकंप आते हैं, ठीक, उनको क्या कहते हैं, स्थलीय भूखंड। देखिए नाम से समझ में आ रहा, स्थलीय भूखंड, महाद्वीपीय भूखंड या स्थलीय भूकंप। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं आपका ये महासागरीय भूकंप। ठीक, ये आप समझ गए होंगे थी बात। तो जो महासागरीय भूकंप होता है, ये महासागर के किनारे आते हैं।
ठीक, इसकी वजह से महासागर के किनारे जो द्वीप होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। और जो भूकंप जो होते हैं महासागर से दूर स्थल खंडों पर आते हैं उन्हें स्थलीय भूकंप कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ भूकंप मूल। और क्या बताती हूँ मैं आपको? भूकंप मूल। भूकंप मूल या इंग्लिश में इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। भूकंप मूल के बारे में आपको बताती हूँ। भूकंप मूल या फोकस या भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र या आपका अधिकेंद्र या एपिसेंटर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एपिसेंटर। भूकंप मूल को कहते हैं फोकस और भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र, क्या? अधिकेंद्र या इंग्लिश में एपिसेंटर। ठीक, ये दो वर्ड्स आपको समझने हैं। भूकंप की क्रिया इसी से आपको समझ में आएगी। ये कहलाता है अधिकेंद्र। ठीक, ये दो चीजें। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि भूकंप मूल, भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र कहते किसे। देखिए, धरातल के अंदर यानी पृथ्वी के भीतर, साधारण भाषा में अगर कहूँ पृथ्वी की ये ऊपरी सतह जिस पर हम खड़े हैं इसकी बात नहीं, इसके अंदर जमीन में जिस गहराई से, मान लीजिए इस गहराई से आपका भूकंप की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये उत्पत्ति हुई भूकंप की। यहाँ से जो उत्पत्ति, यहाँ से भूकंप प्रारंभ हुआ, यहाँ से भूकंप उत्पत्ति हुई, तब ये आपका कहलाएगा भूकंप मूल। क्या कहलाएगा? भूकंप मूल या फोकस। ठीक, जहाँ पृथ्वी के अंदर जिस गहराई में जो है भूकंप की उत्पत्ति होगी, जिस केंद्र से भूकंप की उत्पत्ति होगी वो कहलाएगा भूकंप मूल। और ये धरातल पर जिस स्थान पर जाकर ये टकराएंगी, ये जब ये यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई, यहाँ तरंगे, यहाँ से तरंगे जो कंपन उठी, जो कंपन उठेंगी भूकंप तरंगे किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए पहले। भूकंप तरंगे कहते हैं भूकंप मूल से उठने वाले कंपन को। ठीक, जो कंपन उठता है, उठते उठते जब ये ऊपर तक पहुंचता है तो ये क्या कहलाती हैं? भूकंपीय तरंगे। ठीक, चारों दिशाओं में फैलती हैं ये तरंगे, इस तरीके से उठती हैं। देखिए यहाँ से, जैसे इस यहाँ से उठी तो ये इस तरह से उठी, ये यूं। ठीक है, और ये इस तरीके से डायग्राम। तो ये जो धरातल का जो केंद्र, ये धरातल जिस पर हम खड़े हुए, ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा एपिसेंटर या अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अधिकेंद्र कहाँ पर होता है तो आप कहेंगे धरातल पर। चाहे जिस धरातल पर हम खड़े हैं उस धरातल पर अधिकेंद्र बनता है। और पृथ्वी की गहराई में जहाँ से जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है वो कहलाता है भूकंप मूल। ठीक, और इस भूकंप मूल से जो तरंगे उठती हैं या कंपन उठता है जो चारों दिशाओं में फैलते, पर इनका फैलाव जो है वो तो समान नहीं होता कि एक समानता से फैलते हो या एक समानता से चलते हो, ये नहीं होता। ठीक, तो ये क्या कहलाती हैं? आपकी भूकंप तरंगे कहलाती हैं। ठीक, तो अब आपने क्या क्या पढ़ लिया? भूकंप मूल, अधिकेंद्र, भूकंप तरंगे। अब प्रश्न उठता है कि भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? ठीक, ये बात क्लियर हो गई। भूकंप तरंगे होती हैं आपकी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। नंबर 1 पर होती है भूकंप तरंगे तरंगे। नंबर 1 पर होती है आपकी प्राथमिक तरंगे, इसे प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, और प्राइमरी वेव्स कहने के कारण ही इसको हम पी से संकेतित करते हैं। प्राथमिक तरंगे, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव। नंबर 2 पर आपकी आती हैं द्वितीयक तरंगे। तरंगे। ठीक, द्वितीयक तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। और नंबर 3 पर आपकी आती है पृष्ठीय, क्षैतिज या धरातलीय तरंगे। ठीक, तो नंबर 3 पर लॉन्ग डिस्टेंस
वेव्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वेव्स, इसलिए इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। तो 3 प्रकार की तरंगे कौन कौन सी होगी, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, धरातलीय तरंगे। ठीक, अब हम पढ़ते हैं पी तरंगों के बारे में। तो पी तरंगे जो आपकी होती हैं, इनके बारे में क्या है कि इनकी जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा गति की कोई तरंग पूछेगा तो बताएंगे, पी तरंगे जो है वो सर्वाधिक गति की तरंगे होती है। ठीक, और धरातल में कोर, आपको पता है कि आपको जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी तो आपको बताया था कि जो है सबसे आंतरिक जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, और ये तरल अवस्था में होता है। तो जो पी तरंगे होती हैं वो आपकी इसमें प्रवेश कर जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ठोस। तो पी तरंगे आपकी कहाँ प्रवेश कर जाती हैं, कोर में, और ये ठोस द्रव में भी प्रवेश करती हैं ये तरंगे। ठीक, ये किसकी तरह होती हैं, ये जो है तरंगे जो है आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। ये ध्वनि तरंग आपने सुना होगा, ध्वनि तरंगों के तरह होती है, दिखती कैसी है, ध्वनि तरंगों की तरह। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है कि जो माध्यम के जो कण होते हैं इनका संचरण उन्हीं के हिसाब से होता है। ठीक, जैसे इस तरह से ये चल रहा है तो ये इस तरह से चलेंगी। ठीक, जो माध्यम है, अनुदैर्ध्य का मतलब यही होता है कि माध्यम में जो माध्यम के जो कण हैं तरंग का संचरण उन्हीं दिशा में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक, तो ये पी तरंगे समझ में आई आपको क्या होती हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है। ठीक, ये कोर में प्रवेश कर जाती हैं और ये जो है ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इतना ही रखती हूँ। एस और आपको एल तरंगों और इसके आगे की जो भी क्रियाएं बची हुई हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और अगर कुछ भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से।